अब इसको दूसरे पार्ट में लेकर चलते हैं, जो क्या है केमिस्ट्री। ओवर टू यू सर। देखो बच्चों, बायो से आप मेडिकल कॉलेज के अंदर परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन जाने के लिए सिर्फ बायो जरूरी नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी उतनी ही जरूरी है। देखो फिजिक्स में तो मार्क्स वैसे ही बच्चों के कम आ रहे हैं, बायो सबको ही आते, तो बरमास्तर अगर कोई है तो केमिस्ट्री है। आपको केमिस्ट्री के अलावा सिलेक्शन तक कोई नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज बच्चों केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिसाइड करता है, बैलेंस बनाता है बिटवीन फिजिक्स एंड बायो। फिजिक्स अच्छे बच्चे कर लेते हैं जिनकी हाई लेवल प्रिपरेशन है, लेकिन जिनकी थोड़ी सी लो लेवल प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा फिजिक्स के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आती है। हालांकि महेश सर अभी आपको हेल्प करेंगे उस चीज में कि कैसे उसको टैकल करके अच्छा स्कोर करना है। बायो मोरलेस हर बच्चा कर लेता है, पर केमिस्ट्री इन दोनों के बीच ब्रिज का काम करती है, थोड़ी सी रट्टाफिकेशन भी है और थोड़े से कॉन्सेप्ट भी है। और इस चीज के बीच में केमिस्ट्री में एक चीज आ जाती है कि सर रटे या पढ़े या समझे, तो केमिस्ट्री में तीनों ही करनी है बच्चे, इट डिपेंड्स किस पार्ट है क्या क्वेश्चन है। दूसरा जो केमिस्ट्री का पेपर आएगा वो इतना इजी आता है, शायद बोर्ड लेवल का पेपर आता है। केमिस्ट्री पेपर बेहद आसान आता है, पर केमिस्ट्री में एक ही चीज होती है, सिली मिस्टेक्स, जो आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि गलतियां बहुत होती हैं बच्चों से। वो क्वेश्चन करके घर पे कहते ओहो ये भी आता था वो भी आता था, मैं तो ऐसा कर देता वैसा कर देता। बेटा ये ऐसा वैसा करने के लिए 3 घंटे दिए थे एनटीए ने आपको उसमें करके दिखाना है। और उसके लिए मेन चीज क्या करनी है बेटा, काम रहना है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में रस नहीं करना। बच्चों से कई बार पूछते हैं कि क्या हुआ था, कि कहते हैं कि सर टाइम बचाने के लिए हमने जल्दी जल्दी में ऐसा करा। जल्दी किस चीज की, अगला तो फिजिक्स है, वो तो वैसे ही नहीं आ रहा होता कई बच्चों को, तो कम से कम जो आ रहा है उसमें तो मार्क्स ले लीजिए। चलो ठीक है, ये तो मजाक की बात है, हालांकि फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता। केमिस्ट्री आपके मार्क्स बढ़ाएगी, पर एट द एंड तो फिजिक्स ही चाहिए बच्चे, उसके बिना नहीं होगा। चलो केमिस्ट्री में अगर बात करें तो 3 पार्ट्स में होती है हमारी केमिस्ट्री। आई होप इतना तो हमें पता होगा, क्योंकि 20 ही दिन रहते हैं हमारे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब 20 डेज में मैं कहता हूँ बायो 20 डेज में करना इज टफ जो 2 एनसीईआरटीज है पूरा कवर करना। फिजिक्स 20 दिन में करना इज ऑल्सो टफ जो, लेकिन केमिस्ट्री 20 दिन में करना इज वेरी इजी। रीजन बीइंग केमिस्ट्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, गलतियां भी प्रेडिक्टेबल होती हैं, एंड यू शुड मेक लिस्ट ऑफ एवरी दैट थिंग। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, आई गेस 7 से 8 न्यूमेरिकल होते हैं पूरे पेपर में, एंड ऑल आर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, और वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक फार्मूला शीट है हमारे पास, वैसे भी अब कटने के बाद जो चैप्टर्स हैं कम ही बचे हैं, 12th में 3 ही चैप्टर हैं, 11th में 4 ही चैप्टर हैं, हमें बस उनकी फार्मूला शीट्स बनानी है, फार्मूला को रिवाइज करना है, पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन करते टाइम हम सही फार्मूला अप्लाई करें, यूनिट्स का ध्यान रखें, कैलकुलेशन का ध्यान रखें। दूसरा, फिजिक्स में जैसे काइनेटिक्स है, आपको चैप्टर वाइज भी पता होना चाहिए। जैसे काइनेटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोर और लेस ग्राफ से आता है क्वेश्चन, और हार्डली 3 ही ऑर्डर है हमारे पास, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उनके ग्राफ्स आने, हमें खाली वो ग्राफ्स पढ़ने, और ग्राफ्स के तो बाद से हमारे फिजिक्स वाले बच्चे सारे होते ही हैं। सही बात है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ग्राफ्स हैं, काइनेटिक्स के, ऐसे चैप्टर वाइज कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, और वो अगर आप करने बैठोगे, जैसा कि सर अभी आपको समझाएंगे भी, थोड़ा टाइम टेबल समझाएंगे, ब्रेकअप समझाएंगे, तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री करोगे तो आप 2 दिन में सारे फार्मूलेज, उनके जितने भी ग्राफ्स हैं या इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें, बच्चा 2 दिन में इजीली कवर कर सकता है। दैट कैन बी डन सर, नो इश्यूज। फिजिकल करने का मतलब हो गया कि आपका पेपर में कॉन्फिडेंस आना, बिल्कुल, क्योंकि आपका 1/3 पेपर इज डन विद इन 2 days जस्ट बिकॉज ऑफ द 2 पेपर्स। आप अगर ढंग से फार्मूला लिखेंगे तो शायद 4 शीट के अंदर सारे फार्मूले आ जाएंगे। मुझे तो समझ नहीं आता, कई बार मैं 2 साल तक पढ़ाता क्या हूं जब इतना आसान है ये सब, क्योंकि आना ही 4 पेज में से है सवाल। चलो ठीक है, जोक्स अपार्ट, फार्मूलाज करने। दूसरा पॉइंट, फार्मूलाज के अंदर जो कांस्टेंट है, जैसे रेट कांस्टेंट हो गया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो गया, इन कांस्टेंट्स की डिपेंडेंसी चेक करनी कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, कौन किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और असर्शन रीजंस हर बार आते हैं, हर साल आते हैं, रिपीटेटिव आते हैं, बस उसका ध्यान रखना है। सेकंड, जो सबसे ज्यादा डराती है बच्चों, दैट इज क्या बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तुम्हारा ये डर समझ नहीं आता क्यों एनटीए सारा डर खा तो गया तुम्हारा, जितने भी बड़े बड़े चैप्टर्स थे सारे कट चुके हैं, तो जो अभी बचा है वो हलवा बचा बेटा, बस खाना है तुमने, और वो गर्मा गर्म परोसा हुआ है सर, वो भी देसी घी वाला, तुम्हें बस उसको खाना है। जैसे फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना मतलब ये मत छोड़ देना, कुछ भी नहीं करना मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें बची नहीं। गिन के अगर आप देखोगे तो शायद 25 ऐसे ऑर्डर हैं जिसमें एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन या कोऑर्डिनेशन के ऑर्डर्स हैं, डीएनए ब्लॉक के ऑर्डर्स हैं। सिर्फ 25 से 30 ऑर्डर एनसीईआरटी बेस्ड ऑर्डर्स बनाइए, उनको रट लीजिए, उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके वहीं पे हो जाएंगे। अगर हम बात करें बॉन्डिंग की, हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी, सिर्फ 2 टॉपिक कर लीजिए। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन कर ली, एमओटी कर ली और ट्रेंड्स कर लिए सर, एक्सेप्शन देख लिए,
आपकी मोस्ट मतलब 80% और इनऑर्गेनिक डन हो जाएगी वहीं से। तो फॉर इनऑर्गेनिक इट इज वेरी इजी, फॉर फिजिकल इट इज वेरी इजी। फिजिकली कितने दिन बताए थे सर मैंने? दो दिन सर। इनऑर्गेनिक में आपको एक ही दिन बहुत है, बस बशर्ते वो कंटेंट आपके पास प्रिपेयर्ड हो। अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो 2 दिन उसके चाहिए। तो टोटल कितने दिन हो गए सर? 4 दिन का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन केमिस्ट्री, हार्डली कितने आवर सर? 12 घंटे। नहीं, केमिस्ट्री को कितने आवर्स? केमिस्ट्री को 3 आवर्स। सर थोड़ा और दे दीजिए सर, साढ़े दिन कर देंगे सर। हमारा भी सब्जेक्ट है सर, थोड़ा सा तो बढ़ाइए। अब बायो तो आती है बच्चे को, पूरी जिंदगी पढ़नी है। केमिस्ट्री पूरी जिंदगी आनी नहीं है। चलो केमिस्ट्री पूरी जिंदगी उसको आनी नहीं है। एक केमिस्ट्री तो है सर जो वो पढ़ेगा, तो उसको तो चलो सर आधा घंटा और दिया, आप भी क्या याद रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तीसरा और सबसे ज्यादा फोबिया आता है बच्चों को किसमें? ऑर्गेनिक में। देखो बच्चे, ऑर्गेनिक में मैं फिलहाल कहूंगा जो बड़े बड़े मैकेनिज्म्स टीचर्स ने लिखवाए हैं तुम्हें और लिखवाए, उनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो सीक्वेंस वाली रिएक्शंस 2 या 3 ही आती हैं, और वो भी सिर्फ 2 या 3 स्टेप की आती हैं। बस आपको नेम रिएक्शंस और रिएजेंट याद होने चाहिए। नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स की लिस्ट बनाइए और उसको रिवाइज कीजिए। दूसरा, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑर्डर्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर्स, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर्स, एरोमेटिसिटी, ये 4 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से आधी से ज्यादा ऑर्गेनिक कवर हो जाएगी, और आधी आपकी कवर हो जाएगी किसमें? नेम रिएक्शंस में और रिएजेंट में। तो अगर मैं एक फाइनली कंक्लूड करूं सर, ज्यादा टाइम ले रहा हूं। आईयूपीएसी नेमिंग सर ऐसा एक टॉपिक है, वो फीलिंग से भी करेगा ना बच्चा तो भी हो सकता है। अच्छा, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल तो बायो वाले पढ़ाई देते हैं सर। बच्चा उसमें तो धुरंधर होता है हमारा। तो बच्चों को सिर्फ एक चीज यहाँ पर और बतानी है कि बायोमोलिक्यूल्स को आप पढ़कर जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ है कि उसका क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के सेक्शन में भी मिला है और केमिस्ट्री के सेक्शन में भी मिला है। उन क्वेश्चंस को आप गलत नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़कर जाएंगे। चार्ट्स को, फॉर्मूलाज को और डायग्राम्स को भी जो उसने अपने बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में बनाया। क्योंकि बच्चों जो बायोमोलिक्यूल हो गया आपका, जो भी चैप्टर्स हैं जैसे पी ब्लॉक हो गया, इसकी मौत रहमान डकैत से भी बुरी होती है बेटा। तो इस पे बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं, कुछ नहीं करना होता। केमिस्ट्री में मैं आपको 6 चीजें ऐसे बताने जा रहा हूँ, बस 6 चीजें कर लीजिए। पहला, फिजिकल के सारे फार्मूलाज को एक शीट में ले आइए बस। दूसरा, इनऑर्गेनिक के सारे ट्रेंड्स को एक जगह पे ले आइए। तीसरा, आपके जितने भी कांस्टेंट है पूरी केमिस्ट्री में उन सबको एक चीज जगह पे ले आइए। चौथा, ऑर्गेनिक के जितने भी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स हैं आप उनको एक जगह पे ले आइए। पांचवा, एनसीईआरटी के जितने टेबल्स हैं उन टेबल्स को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, जैसे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 वगैरह, तो ये पक्का आते हैं। तो मेजरली तो ये 5 पॉइंट है। छठा पॉइंट आता है एक्सेप्शंस का। अगर उसकी एक लिस्ट बना सकते तो बना लीजिए। अगर आपने सिर्फ ये 6 चीज कर रखी हैं, मैं गारंटी लेता हूं 45 में से अराउंड 30 to 32 क्वेश्चंस आप सिर्फ इन्हीं के बेस पे सोल्व कर पाएंगे। और सर ये मानोगे आप पूरे 6 या 7 पेज में आ जाएगा ये सब। बिल्कुल आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो इतना सस्ता तो कुछ नहीं बिकता बेटा, जितना केमिस्ट्री के मार्क्स बिक रहे हैं। तो प्लीज इसको करिए। और अब मैं भेजता हूं आपको महेश सर के पास, जो कि एक चीज सर, सॉरी मैं महेश सर एक चीज बच्चों से डिस्कस करना चाहूंगा। बच्चों, आपके पास बायोलॉजी में एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स की लेबलिंग आप जरूर करके जाएंगे, क्योंकि उन डायग्राम से खासकर एवोल्यूशन के वो जो 2 चार्ट्स दिए हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का एवोल्यूशन का, अडैप्टिव रेडिएशन का जो चार्ट दिया है, उसको आप याद करके जाएंगे, देख कर जाएंगे। कभी कभी सीधा सीधा सवाल वहीं से आ जाता है, और हम नहीं चाहेंगे कि जो चीज एनसीईआरटी ने दी है, डायग्राम की फॉर्म में दी, इजी टू रिमेंबर फॉर्म में दे दी, उसका क्वेश्चन मैं गलत करके आऊं। तो आपने ये चीज करनी ही करनी है। चलिए, थैंक यू। पॉइंट मैं भी बोलूंगा कि जैसे केमिस्ट्री एंड बायो सर ने बताया वो चीजें, मैंने बताई 6 चीजें गिनके, 6 शीट सर ने कुछ टॉपिक्स बताए। बात ये, आप ये सब कर भी लोगे ना तो, पर एक चीज का ध्यान रखना जो सर ने भी लास्ट में बोला था, एक्यूरेसी इज द की टू स्कोर मार्क्स इन फिजिक्स, ना इन सॉरी फिजिक्स में तो आना ही है। एक्यूरेसी इज द की टू स्कोर मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इफ यू आर एक्यूरेट, आप चाहे 4 क्वेश्चन छोड़ दो, बट इफ यू आर एक्यूरेट देन आपके मार्क्स बेहतर आएंगे और आपकी रैंक होगी, और सिलेक्शन किसी और का नहीं, सिलेक्शन होगा सिर्फ आपका। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। अब मैं थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो ललित सर ने फिजिक्स की बहुत ही उतारी है फिजिक्स में आई कैन अंडरस्टैंड। देखो बच्चों, जो लास्ट ईयर हुआ था आपके नीट 2025 में, तो वो बहुत ही खतरनाक था। बच्चों को रुलाया गया था सर फिजिक्स में, है ना। और मैं मतलब आपके साथ मेरी सिंपथीज हैं, बट मैं फिर भी आपको एक ऐसा प्लान बताता हूं जिससे आप एब्सोल्यूट तो नहीं बट मेजोरिटी पार्ट कवर कर पाएंगे। इस बात की हम गारंटी देते हैं। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है
अच्छा, उसको हम 3 से 4 पार्ट्स में बांटेंगे सर। ठीक है सर। एक सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रोमैकेनिक्स में जितना भी हम पार्ट कर रहे हैं उस पार्ट में। अच्छा मैं सर एक चीज और, हाँ क्या जी सर। कई बच्चों को होता है कि सर फिजिक्स आती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आती हमसे, तो नंबर सर क्वेश्चन हिलता ही नहीं हमसे सर क्या वो 20 दिन में क्वेश्चन करने लायक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। मैं कह रहा हूं उसका ना सिलेक्टिव चैप्टर करेंगे। मैं आपको यही कह रहा था बच्चों, सब पेन पेपर उठा लो, मैं आपको यूनिट्स बोलने वाला हूं, उसके चैप्टर्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट्स और चैप्टर्स अगर आप कर लोगे तो बात बन जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी है, मैग्नेटिक्स भी है। यानी कि आपकी 12वीं के मोटे मोटे शुरू के 3 से 4 चैप्टर हैं। अगर इन 4 चैप्टर के अगर आपने बेसिक आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप इन सब के फॉर्मूला रिवाइज करिए, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 है, 2 है, उसके बाद करंट को मैं अलग से बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ले नहीं रहा हूं क्योंकि करंट का तो अलग से ही अलग पार्ट आता है। यहां से आपको कम से कम 30% पेपर दिख जाएगा। 30% सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट 30% आएगा और उनका किंग चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको करने में कितना टाइम लगेगा बच्चा सर करे तो? मेरा मानना यह है कि अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट ओके हैं तो वो डेली प्रैक्टिस करेगा। और हम डे वाइज भी प्लान बताएंगे कि एक दिन में अगर उसको फिजिक्स के 4 घंटे पढ़ने हैं तो उसको कितने न्यूमेरिकल करने हैं। आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, ये पूरा मैथमेटिक्स है। रिवर्स इंजीनियरिंग यही कहता है सवाल लगाओ, कॉन्सेप्ट अपने आप बनेगा। बहुत बार बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आता, पर जब वो सवाल लगाते हैं वो समझ जाते हैं। तो जो ये टॉपिक आप बता रहे हैं इसमें उसको अभी थ्योरी पढ़नी चाहिए, फार्मूले पढ़ने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसको सिर्फ नोट्स रिवाइज करने, फॉर्मूला शीट रिवाइज करने और सवाल लगाने। सवाल कहां से सर? सवाल के लिए सोर्सेज आप रेफर कर सकते हैं। जैसे अगर बेसिक मॉड्यूल आपने किए हैं, आपके पास कोई भी सोर्स मॉड्यूल है तो उसका बेसिक मॉड्यूल आप करो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जैसे नीट बूट कैंप वाला जो पार्ट था फेज 1, उसमें हमने बोला था 1 मॉक लगाने हर 2 दिन में। तो जब आपको 2 दिन में 1 मॉक लगाना तो आ जाएगा, ठीक है। तब तक आप सब्जेक्ट वाइज भी लगा सकते हो, सब्जेक्ट वाइज या फिर सेक्शन वाइज, क्योंकि स्टेज 2 में तो हम पूरा मॉक लगाएंगे, फुल लेंथ मॉक। तो आप नोट करते जाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद आप सेकंड नोट कीजिए रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से बच्चों आप मान के चलिए कम से कम 8 से 10% का पेपर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। द थर्ड पार्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से 15 से 16% बच्चों, मतलब मैं किसी चैप्टर का नाम नहीं ले सकता जहां पे मार्क्स डेंसिटी इतनी हाई है। इसको तो तैयार करने के लिए अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे ना, मेरे ख्याल से मैं 1.5 से 2 घंटे में एवरेज बच्चा रिवाइज कर सकता है। सर मॉडर्न फिजिक्स सर मॉडर्न फिजिक्स 1.5 घंटे में रिवाइज हो जाएगी और 6 सवाल आने सर। आप कहना सर 1.5 घंटे में 60 नंबर फिजिक्स के ले सकता है। कमाल की 6 सवाल के मार्क्स वो आराम से ले 6 सवाल के 30 नंबर। 6 सवाल सर कम नहीं होते। बहुत है। 30 नंबर अगर बच्चा ले रहा है या 24 नंबर भी ले रहा है तो कितना, आप देखिए ना टाइम कितना लग रहा है कम। और इसमें कोई बहुत मुश्किल भी सवाल नहीं है, सवाल बहुत कम है। मतलब ये वो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं ना, जो सबसे नीचे फल लटक रहे हैं, वो तोड़ लो। मॉडर्न फिजिक्स यू कैन नॉट स्किप, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स शायद मैंने सुना, जहां तक मेरी नॉलेज है शायद इजी है रेस्ट ऑफ द फिजिक्स से। बिल्कुल है सर, बिल्कुल इजी है रेस्ट ऑफ द फिजिक्स से, और वो आपको छोड़ के नहीं जानी है। और स्पेशली एक उसका लास्ट पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स के जस्ट पार्ट, सेमीकंडक्टर। 2 से 3 क्वेश्चन एक चैप्टर से आ रहे हैं, बहुत है बेटे, ठीक है। और इसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा लास्ट यूनिट विच इज मैकेनिक्स। यू वॉन्ट बिलीव, वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हर साल पेपर में एक यूनिफॉर्मिटी होती है, पर पिछले साल कोई रूल फॉलो नहीं किया गया, प्योर ब्लड शेड हुआ है। और पेपर में 15 क्वेश्चन, 13 से 15 क्वेश्चन मैकेनिक्स के डाले गए। 15 क्वेश्चन किसी हिसाब से जस्टिफाई नहीं होते। वो बदला लिया था रीनीट का, देख ले रीनीट के टाइम पे एनटीए वालों के जो बच्चे पीछे पड़े थे, एनटीए ने सारा बदला फिजिक्स के फिजिक्स से ले लिया और वो भी मैकेनिक्स से ले लिया। बच्चों मैं ये नहीं कहता इस साल भी वो पैटर्न रिपीट होगा, पर मैं ये जरूर कहता हूं आप मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग रखें। तो मैकेनिक्स इज द लास्ट पार्ट जो आपको करके ही करके जाना है। मैं वापस से रिवाइज कराता हूं, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करना है, स्पेशली करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपको रे ऑप्टिक्स करनी है, ऑप्टिक्स वाले पार्ट में रे ऑप्टिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको मॉडर्न पे आ जाना है विद सेमीकंडक्टर्स। एंड एट लास्ट आपको करनी ही करनी है क्या, गेस करिए क्या, आप बताइए। आपको करनी है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वो पार्ट है, ये मैंने आपको प्रायोरिटी एरिया दिया है बच्चों। फेज 1 में हमारे पास टाइम बहुत कम होगा क्योंकि उसके अलावा हम बियॉन्ड स्ट्रेच नहीं कर सकते। और यहां से भी सर हम 45 में से ज्यादा नहीं तो
30 से 32 जितने आपने बोले थे ना उतने क्वेश्चन सर एक आपके 30 से 32 के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे। बिल्कुल बोलिए सर। जैसे कि लास्ट ईयर जैसा फिजिक्स का पेपर आया था, एनटीए ने एक बार सेट किया, बिल्कुल अगर इस बार भी एनटीए उसी बार पे आता है तो जो मेरी समझ है, जैसे हम नेट के या हायर लेवल के एग्जाम देते थे, बिल्कुल बिल्कुल वहां एक चीज होता था कि हमें पूरा सब्जेक्ट आने की जरूरत नहीं है, हमें रिक्वायर्ड मार्क्स के जितना सब्जेक्ट आना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या ऐसा हो सकता है फिजिक्स में जैसे जितना भी पोर्शन है, 4 पार्ट्स 5 पार्ट्स आप जितने भी बताएंगे, मेरे मान हिसाब से जैसे आपने बताया मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, कुछ पार्ट तो बच्चे को आ रहा होता है, और एक आपने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, इंडक्शन जो भी था सर, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, तो जो भी आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बताई, जो 3-4 पार्ट्स हैं, बच्चा इनको कर ले या इनके बजाय वो पार्ट डाल ले जो बच्चे को आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सिलेक्टिव कर ले, बाकी को छोड़ भी देगा तो भी शायद वो सिलेक्शन के जैसे मार्क्स इजीली ले आएगा, बिकॉज सिक्योरिंग 180 इन फिजिक्स इज ए मतलब पास्ट। अब वो रहा ही नहीं, क्राइटेरिया ही नहीं रहा, वो वेरी डिफिकल्ट सर। मुझे जो इसमें समझ में आया वो ये चीज समझ में आई कि अगर क्वेश्चन पढ़कर समझ में नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दो। बच्चों ये बात हम आपको बताने वाले हैं। आपको लग रहा है आपके, अगर मैं बॉटनी के दोनों सब्जेक्ट को अलग करके बोलूं तो 4 सब्जेक्ट है, पर मेरा मानना है 5वां है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी और टाइम। टाइम भी एक सब्जेक्ट है जो आपको टेस्ट करेगा। अगर आपने टाइम को वैल्यू नहीं किया तो पेपर ही नहीं पूरा होगा। बिल्कुल नहीं होगा। पिछले साल यही तो दिक्कत आई, सभी किसी का पेपर ही नहीं पूरा हो पा रहा था। तो अब हम आते हैं अपने कैसे डेज एलोकेट कर दें। कुछ बच्चे कह भी रहे थे सर टाइम टेबल दे दो, अभी चैट्स में मैं देख रहा था, जैसे कह रहे थे महेश सर टाइम टेबल बताइए, महेश सर टाइम टेबल बताइए, तो मैंने बच्चों को रिप्लाई भी किया कि इस टाइम टाइम टेबल नहीं, टाइम डिविडेशन का जरूरत है। टास्क टेबल रख लेते हैं कि आपकी क्या टास्क है और क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। देखो बायो को 3.5 घंटे दिए हमने, क्योंकि 3.5 घंटे इसलिए दिए क्योंकि 360 नंबर का पेपर आता है। ठीक है सर, ठीक है, आप कुछ तो है ना इससे। केमिस्ट्री को दिए हमने 2 घंटे। आपकी कोई दुश्मनी है क्या केमिस्ट्री से? मतलब सब देख लो आपने, चाहे मेरे ख्याल से टेस्ट के लिए 3.5 घंटे, बायो के लिए, फिजिक्स के लिए। चलो सर देखो अगर इसमें ये है कि बच्चा प्रायोरिटाइज कर सकता है कि केमिस्ट्री के अंदर कितना समय चाहिए। प्रायोरिटाइज कहाँ करे सर, समय तो है ही नहीं सर। देखो जो स्मार्ट सर ने जो दिया है, दिस इज परफेक्ट टाइम, परफेक्ट टाइम। बिकॉज अगर आप केमिस्ट्री को इस टाइम पे पूरी सब कुछ पढ़ने पे आओगे, इट्स ए वास्ट सब्जेक्ट, आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपने कंसाइज कर रखा है सारी चीजों को, जो मैंने बताया था, शीट्स अगर बनाओगे, 2 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट। बिल्कुल। ये क्या लिखा है सर आपने, रोटेशन ये सब? सर ये बोला है कि आपकी केमिस्ट्री के 3 सेक्शन है। यस सर। तो वो तीनों पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि फिजिकली पढ़ते रह गए, ऐसा भी नहीं है इनऑर्गेनिक पढ़ते रह गए, ऐसे तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा ना सर। तो वो फेड अप हो जाएगा कि मेरा पूरा रहता है, तो वो घुमाते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आपका ये गेम है। फिजिक्स के लिए मैंने दिए बच्चों 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे में आपको PYQs, फॉर्मूलाज और नो न्यू डेरिवेशन, कुछ भी नए को हाथ नहीं लगाना। नोट्स पढ़ने हैं, फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है, क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, दैट्स इट, हमारा इतना ही गेम है। इसके बाद सर बताओ नेक्स्ट चीज क्या दी हमने? सर मॉक टेस्ट एंड एरर रिव्यू। मेरे ख्याल से आप, ये वो बात होती है, आपने आटा लगाया लेकिन रोटी नहीं सेकी। वो वाली चीज होगी कि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन आपने पेपर नहीं दिया तो आपने सीखा ही क्या उस चीज से। ये तो वही बात होगी, आपने तड़का तैयार किया, सब्जी डाली नहीं उसके अंदर। हमजा ने पिस्तौल ले ली लेकिन गोली नहीं है उसके अंदर। ये तो है सर। तो मॉक टेस्ट एंड एरर रिव्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इनफैक्ट it is more important than doing all this, right? जैसे मैं सिंपल बताता हूँ, मॉक आपकी गन हो गई जैसे, और रिव्यू जो हो गया आपके उसके अंदर के बुलेट्स हो गए। आप ना बुलेट्स के बिना उस गन का कोई यूज नहीं है। तो आप पहले पेपर दीजिए, लेकिन उसका जो एनालिसिस है दैट इज मस्ट। देखो जैसे विशांत सर ने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि इस टाइम पे अगर आप कितने क्वेश्चंस करा रहे थे सर बच्चों से? 150 क्वेश्चंस पर डे, तो 1600 क्वेश्चन आपने कराए। 200। अब जैसे 1600 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन जितने भी कराए थे, या जितने भी आप पेपर्स दोगे, बच्चे इस टाइम जितने भी आप पेपर दोगे, पेपर देने का कतई मतलब नहीं है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। डजंट मैटर, आपके 100 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, डजंट मैटर। 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, वो भी मैटर नहीं करे। मैटर क्या कर रहा है कि जो पेपर में आपसे सवाल नहीं हुए, वो उस पेपर के एनालिसिस के बाद उस टॉपिक से आपसे चाहे कुछ भी पूछा जाए, आप अश्योर करें कि हाँ उसका क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा। अगर आप चारों सब्जेक्ट में फिलहाल 0, आपको कुछ नहीं आ रहा, हम 300-400 मार्क्स वाले बच्चे हैं, जस्ट मेक श्योर करना कि आज के बाद, जिस सर ने बताया पहले 2 टेस्ट देने हैं, फिर 1 टेस्ट, जितने भी आप मॉक टेस्ट देंगे, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट कहीं से भी दे देगा, जितने भी मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड अगर नेक्स्ट डे अगर मैं इन बच्चों से सेम मॉक टेस्ट लूं तो दे शुड बी एबल टू एक्सप्लेन एवरी क्वेश्चन एवरी कॉन्सेप्ट जीरो एरर विद जीरो एरर। अगर नेक्स्ट डे आपसे पूछा जाए तो विदाउट एनी एरर यू शुड बी एबल टू डू इट। सर उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर नोटबुक। तो ये एनालिसिस का ही पार्ट हो गया हमारा। बिल्कुल बच्चों, एरर नोटबुक इज अ न्यू टूल। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, कहते हैं सर नोट्स ही नहीं है। अच्छा, इसका शॉर्ट नोट से नहीं शुरू करने से बता, मतलब ये उस चीज के लिए है कि बच्चे पेपर देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ये तरीका गलत है? बिल्कुल गलत है सर। मतलब क्या सबसे, देखो पढ़ते सारे बच्चे हैं, अब जैसे हम बता रहे हैं इतने बच्चों को, ये सारे हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे या कोई और बता रहा हो तो भी फॉलो करेंगे, पेपर भी दे रहे हैं सब, बच्चे गलती क्या कर रहे हैं? सर एक बहुत बुरी बात है, मान लो आपने नीट से 5 दिन पहले एक पेपर दिया, ठीक है उस पेपर में एक क्वेश्चन आया, ठीक है वो सर। क्वेश्चन आपका गलत हुआ, ठीक है सर, आपको -5 मिला, वो भी आपने सह लिया। अगर सेम गलती आपने नीट में की तो क्या आप सह पाएंगे? सर मेरे मम्मी पापा घर से निकाल देंगे। इसी चीज को दूर करने के लिए हम लाए हैं एरर नोटबुक। आप अपनी गलतियों से सीखते रहिए, उन गलतियों को रिपीट मत कीजिए। देखो रिपीट करना, आई थिंक दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ मिस्टेक यू कैन डू। अभी करना क्या है, इस नोटबुक में आप जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो और इनके कॉरस्पॉन्डिंग वीक टॉपिक्स लिखेंगे। ठीक, कब के सर, पहले के अभी आज के बाद से? आज के बाद से। पहले तो हो सकता है आपने मौका ना दिया हो, अगर आपने मौका ना दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत हो चुकी है ना। बायोलॉजी के केस में बेटा आप क्या कर सकते हो, जैसे उसमें तो आपके पास सिंगल वर्ड आंसर रहता है, कभी कभी आप उस कंसेप्ट का नाम इस एरर नोटबुक में लिख सकते हो रिवीजन के लिए। फिजिक्स में तो सर आपके पास क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन होते हैं। केमिस्ट्री में सिंपल है, जैसे आपने पेपर दिया, आपने फार्मूला गलत लगाया या आपने ट्रेंड गलत पढ़ लिया या क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, 3 ही तरह की मिस्टेक्स होती है। चौथा होता है आपको उस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, बस लिख लो उस चीज को कि मैंने आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर गलत लिखा था, लिख लो। और मैं इसको अगर आप एक अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, हम ऐसा भी कर सकते हैं, बच्चा चैप्टर वाइज डिवाइड कर ले एरर नोटबुक को। बिल्कुल बहुत अच्छा है सर। और एटलीस्ट उन डोमेन्स में कर ले, जैसे मैंने फिजिक्स के कुछ डिविजन्स बताए हैं, एटलीस्ट उनके तो सवाल आए तो वहां पे तो फटाफट से लिख ले, क्योंकि वो हाई प्रायोरिटी चैप्टर है। कुछ ऐसे भी चैप्टर है जिनसे सवाल ही नहीं आने, पिछले 5 साल में नहीं आया, बच्चा करके क्या करेगा? केमिस्ट्री में ऐसे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल को डिवाइड कर ले, और जो उसने इन पेपरों से सीखा, जो भी आपने इससे सीखा है ना, बस वो लिखना आपको उसके अंदर। पर सर इसमें एक शर्त है। क्या सर? एरर नोटबुक की दिन में 3 रिवीजन चाहिए, उस चीज को रिवाइज करना है। ऐसा नहीं बना के रख दी और नहीं पॉकेट में डाल ले जाऊं सर इसको। इसके साथ सर वही होगा जो अभी मैंने आपको बताया था ना, जिसमें हम घर वाले नोटबुक को छुपा के ले जाऊं। नहीं ये भी हम अवॉइड करेंगे बच्चों। चलिए जोक्स अपार्ट, तो एरर नोटबुक इज वन ऑफ द वाइटल थिंग्स ऑफ आवर प्लान। अब देखिए, अगर मैं सम अप करूं हमारी टेस्टिंग के पैटर्न को, तो वो 3 स्टेप में है। जो डे 1 to 7 हमने जिसमें बूट कैंप रिकॉल रखा गया है जिसका नाम, उसमें आपको मॉक देना है हर 2 दिन में एक, यानी कि अल्टरनेट डेज मॉक देना है, रोज नहीं देना। सेकंड जो फेज है हमारा 8 से 16 दिन का, उसमें हमें रोज मॉक देना है। तो जो सेकंड वाला पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट दिन में तो रिविजन्स है। इसके बारे में, सेकंड के बारे में हम यहां से बताते हैं। सर इस फेज का नाम है प्रेशर टेस्टिंग। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ, क्या टेस्ट करें? मुझे तो ये लगता है कि सर अगर प्रिपरेशन हो गई, 8 दिन मैंने रिवाइज कर लिया, राइट, तो अब मैं 100% डेडिकेशन से वो मॉक टेस्ट दूंगा, डेली दूंगा। राइट, उसमें प्रेशर तो आएगा और उसी में आपकी टेस्टिंग है। बिल्कुल, मैं जरूर गाइड करूंगा बच्चे, प्रेशर तभी आएगा जब आप इस एग्जाम के दौरान नीट लाइक एनवायरनमेंट अपने आप को देने की कोशिश करें। बिल्कुल, कई बच्चे होते हैं पेपर के बीच में उठ लेंगे, मोबाइल यूज करें। अगर आप घर से दे रहे हो, इंस्टीट्यूट में भी आने पड़े कैजुअल, प्लीज बी सीरियस अबाउट दिस mock test at least from day 9 to 60. all these mock tests should be in exam like conditions. ये बहुत रिकमेंडेड है। हम हर साल बच्चों को देखते हैं जब वो असली नीट लिखने जाते हैं तो उनकी कंडीशंस काफी डिफरेंट होती है, जिनमें वो होती हैं सर पंखा नहीं चलता, लाइट नहीं आ रही, एसी नहीं चल रहा, पसीना आ रहा है, और जो टीचर आता है वो जो साइन करवाने, इन्विजिलेटर, वो भी बच्चों को बहुत दुखी करता है। एक बच्चा मेरे को याद आ रहा है सर, कोई नाम था हर्ष वगैरह या तनिष्क नाम था शायद, वॉशरूम ही नहीं था स्कूल में। बिल्कुल, 20 मिनट तक वॉशरूम की तलाश में घूमता रहा। अब ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ मॉक टेस्ट में, पर वहां हो जाएगा। एक बच्चा था, उसकी सीट सबसे पहली थी और वॉशरूम बिल्कुल सामने के बाहर था, और वो पूरा टाइम बहुत दुखी रहा। बच्चों, आपको ऐसी मुसीबतें बहुत आएंगी,
but prepare yourself for the worst day. छोटी सी बात जो हम बच्चे को कहते हैं, जैसे कई बार जो क्लासरूम्स में टेस्ट हो रहे होते हैं, नीट से पहले टेस्ट हो रहे होते हैं, हम बच्चे से पूछते हैं कि आपका टेस्ट में ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? वो कहेगा सर मैंने ऐसे पढ़ लिया था। Right. तो मेरा क्वेश्चन सिंपल होता है, क्या नीट में जब अगर नीट का एग्जाम होता है ये वाला, तो क्या आप सेम सीरियस होते हैं, इसी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, कुछ डिफरेंट होता? तो बच्चा कहता नहीं सर, अगर ये नीट होता तो मैं इतना कैजुअल नहीं होता। True, तो sir. वही मैं कह रहा हूँ कि आप इन मॉक टेस्ट में इतना कैजुअल नहीं होना। यू हैव टू बी वेरी सीरियस, जस्ट बिहेव लाइक नीट। ऐसा करना ये नीट का ही एग्जाम है। अगर ये अपकमिंग 16 पेपर या 20 पेपर आप जितने भी देंगे, अगर आपने नीट लाइक सिचुएशन है, नीट लाइक माइंडसेट से, वॉरियर माइंडसेट से अगर आपने एग्जाम को दिया और उस पूरी रात उस पेपर से लड़ाई लड़ने मतलब ईच एंड एवरी एनालिसिस सब कुछ पढ़ दिया, और पढ़ने मतलब ये नहीं सर सिर्फ गूगल करके आंसर देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं, किताबें एनसीईआरटी आपके लिए बाइबल है, गूगल नहीं है। उस टॉपिक को, जैसे आज कोई क्वेश्चन आया, आपका क्वेश्चन आ गया फर्स्ट ऑर्डर से, आपका फार्मूला गलत हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला याद करना, आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तीनों कीजिए। रिवाइज कंप्लीट रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक, दैट इज रिक्वायर्ड। देखिए, ये हम चाहते हैं ये प्रैक्टिस आप रिलीजियसली करें, और एक एज पर द सेइंग, द मोर यू प्रैक्टिस इन डार्क द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अगर आप चाहते हैं कि ये दिक्कत, ये परेशानी, एंजाइटी की स्टेट आपकी नीट के फाइनल दिन ना हो, तो प्लीज वो सारी एंजाइटी आप अपने रिवीजन डेज में और प्रेशर टेस्टिंग डेज में ही निकाल देना। आप रोज ही पेपर करोगे, कितने दिन डरोगे यार? नहीं तो ऐसा ना हो कि आपका पहला डर उस दिन पेपर वाले दिन हो। दिस विल बी द वर्स्ट नाइटमेयर। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सर इसमें मैं देख पा रहा हूं, पहला स्टेप तो लगभग हर नीट एस्पिरेंट ले रहा है। दूसरा जो है, लगभग बच्चे प्रोकास्टिनेट करते हैं, एक साथ कर लेंगे। हाँ। मतलब ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चे ने ये कर लिया ना सेम डे, तो वो ये और ये ऑटोमेटिकली कर ले। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सेकंड स्टेप सबसे क्रूशियल है, पेपर का एनालिसिस करना, पेपर करके नहीं छोड़ना। फिर तो भाई अगर ये नहीं करना तो मत ही करो। वही सर वाली बात है कि वो तड़का बनाए उसमें सब्जी नहीं डाली, हाँ, तो फिर तो कुछ नहीं बनने का ना। तो वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। मेक श्योर यू डू द एनालिसिस, राइट? सो दिस विल मेक दिस प्रेशर टेस्टिंग ऑफ फर्दर डेज वेरी वायबल। और ये हाईली कमिटमेंट होना चाहिए। अभी मेरा एग्जाम हुआ है, आधे घंटे का रेस्ट लेना है और फिर मैंने उस पेपर पे लग जाना, और जब तक उसकी एक एक फुल स्टॉप कॉमा के साथ सब कुछ मैं सोल्व नहीं कर लेता और सीख नहीं लेता, आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है सर, तो हम आगे नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। ये है zen मोड। आपके फोन में भी होगा बच्चे। अब ये सेम चीज आपको खुद के अंदर भी लगानी है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये आखिरी के 3 दिन में जो होता है? अच्छा, एक सबसे बड़ी बात, इन 20 दिन से अलावा अगर 3 दिन की बात कर रहे हैं, तो क्या उस 3 दिन में बच्चे को कुछ नया सीखना चाहिए? अरे सर बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रही हैं? क्या छूट गया वो पढ़ना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जो YouTube पे वन शॉट वीडियोस होती हैं वो तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप गिल्ट ट्रैप में आ गए तो आप रियल ट्रैप में आ गए। तो ऐसा ही आता ना कि आज आपको बना के देंगे धुरंधर, आज आप करेंगे नीट। बेटा वो जितना जोश में कहते हैं आप, जोश में तो आ जाते हो, लेकिन वो पेपर में जैसे ही बैठता है जोश गायब हो जाता है। दिस इज द फाइनल पैकिंग ऑफ योर गिफ्ट। जो चीज आपने 2 फेजेस लगा के बनाई है, उसका आज रैपिंग का टाइम है। अगर आप उसकी बहुत ही उसको अच्छा फिनिश देंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड प्रोडक्ट। करना क्या है सर? 3 दिन 3 सब्जेक्ट। यस सर। सर स्टार्ट तो फिर बायो नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, 360 नंबर है। करने क्या है सर? सर बताइए। एक दिन में बायो, एक दिन में बायो कैसे करेंगे सर? बताएंगे। रिवीजन कैसे करनी है सर? बायोलॉजी में जब आपने रिवीजन करनी है तो आपने अपनी एक एरर बुक बनाई थी, एरर कॉपी बनाई थी, उसके जितने क्वेश्चंस आपने गलत किए, उसके कंसेप्ट्स, उसको एनसीईआरटी से रिवाइज करें, डायग्राम्स को दोबारा देखें, उसकी लेबलिंग को याद रखें। एनसीईआरटी में कुछ लेबलिंग आपको ऊपर नीचे मिलेगी, बट आपको वही याद रखनी है। वन शॉट वीडियो देख ले। नो, वन शॉट वीडियो में तो नहीं, मैं कहूंगा वो नहीं देखना है। आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर ही काम करना है। बायोलॉजी के लिए अगर आप एक दिन पूरा डेडिकेटेडली अपने सारे कंसेप्ट्स को देते हैं, इट इज पॉसिबल। अच्छा, फिजिक्स में पढ़ने से पहले मैं एक चीज कहूंगा, जो कई बच्चे कहते हैं सर आखिरी दिन में तो रिलैक्स करना चाहिए, पूरी रात सोना चाहिए, कुछ नया नहीं पढ़ना। क्या इतना रिलैक्स भी जरूरी है? नहीं, इतना रिलैक्स जरूरी नहीं है, पर टू सम एक्सटेंट हमने रखा है लास्ट डे के लिए कि 3 बजे के बाद कुछ नहीं पढ़ना भाई। ठीक है, आप अपने आप को रिलैक्स करो। एटलीस्ट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस अपने आप में।
कॉन्फिडेंस अपनी मेहनत में, कॉन्फिडेंस उस 20 दिन के हार्ड वर्क में, एटलीस्ट वो 20 दिन। वैसे तो आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है, पर ये जो 20 दिन आपने इतने इंपॉर्टेंट दिए, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके दिए, तो वो कॉन्फिडेंस हमें याद दिलाएगा और हमें ज्यादा पैनिक सिचुएशन में नहीं डाले। सर आप बताइए केमिस्ट्री का क्या है? देखो केमिस्ट्री में तो मैं शुरू से एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं रट के ही हुआ है, मैंने लिख लिया था कल क्या क्या बोलना है। तो वही 5 पॉइंट और वही लिखा हुआ है सर। देखो सर ने कि आपको फार्मूला शीट रिवाइज करनी है, इनऑर्गेनिक जो है उसका लास्ट पास का मतलब जो आपने ट्रेंड्स बनाए थे उसको ध्यान रखना है, और बस 3 आवर मैथ केमिस्ट्री में चाहिए ही नहीं 3 आवर से, मैं कहता हूँ 2 आवर भी नहीं चाहिए। सर ने दिए ही 2, मैं 3 कैसे बोल दूंगा मजाक कर रहा हूं, पर 3 आवर इज सफिशिएंट फॉर द लास्ट टाइम रिवीजन। लास्ट टाइम में अगर अच्छा एक और चीज केमिस्ट्री में क्या होता है, जब रिवाइज कर रहे होता हूँ आखिरी टाइम पे आपको लगता है ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, मेरे तो वो रिएक्शन भी याद नहीं आ रही, वो रिएक्शन भी याद। पैनिक मत होइएगा, जो भी है वो एग्जाम में याद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अभी मैं आपको कहूं कि आप मेरे को बॉन्डिंग के 20-25 मॉलिक्यूल लिख के दीजिए या 50 मॉलिक्यूल लिख के दीजिए, आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन पेपर में 100 भी आ जाएंगे तो आप कर दोगे। केमिस्ट्री की ऐसी चीज है सर कि बच्चे को आ नहीं रही होती है, लेकिन जब एग्जाम में बैठता प्रेशर फील करता है और कॉन्सेप्ट से चलेगा ना, वो हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये वही बात है, जैसे अगर मैं कहूँ आप 20 मूवी की स्टोरी बता दीजिए, अभी नहीं बता पाओगे, लेकिन 20 मूवीज का नाम लेके थोड़ा सा बताऊंगा, पूरी स्टोरी बता दोगे। बिल्कुल ट्रू सर, ट्रू। तो यही है, पैनिक नहीं होएगा। केमिस्ट्री में अगर कुछ याद नहीं है, डोंट वरी। इवन लास्ट ईयर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों के लिए ये कहूंगा कि अगर आप रिवाइज कर रहे हो, फाइनल टचअप दे रहे हो और आपको कोई भी चीज आ नहीं रही होती, तो पैनिक होके उस चैप्टर को पढ़ने मत बैठ जाना। ट्रू बस ऊपर से एक रीडिंग लेके लेट इट पास। और इसमें ललित सर मैं एक और चीज ऐड करूंगा, ये लास्ट डे जो होता है ना बहुत क्रिटिकल होता है। इसमें क्या होता है, किसी एक दोस्त का फोन आ गया, भाई तूने ये क्वेश्चन किया, भाई तेरा ये कंसेप्ट हो गया, उसने आपसे कोई एक ऐसा सवाल पूछ लिया। बच्चे लास्ट डे पे टेलीग्राम पे पेपर भी ढूंढते हैं, बिल्कुल शायद आ जाए। तो आपने बेटा जी उस क्वेश्चन को लेकर, उस कंसेप्ट को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। आपने जो 20 दिन दिए हैं, जिस तरीके से दिए, डेडिकेटेडली दिए हैं, वो शायद किसी और ने नहीं दिए। आपको उन सभी, मैंने नेगेटिव ना कहकर ये कहूं, डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हैं, उनसे दूर रहना है, अपना काम मेंटेन करके रखना है, वही आपके वहां पर काम आएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें क्या हुआ, बच्चा बहुत अच्छा पहले दिन पेपर देकर गया, अगले दिन वहां पर एग्जाम सेंटर में जाते जाते किसी ने उसकी टी शर्ट पर कोई कमेंट कर दिया, बालों पर कोई कमेंट कर दिया, ऐसे कह दिया यार इसको देखकर तो क्या होगा। तो ये चीजें आपको डिमोटिवेट कर सकती हैं। आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने पेपर पर ध्यान देना है और जाकर अपना 100% देना है, उससे अलावा कुछ नहीं। देखो बेटा, ये जो 20 दिन है ना, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा ये बहुत ही सफिशिएंट होते हैं, पर ये 20 दिन गेम चेंजर हो सकते हैं। क्योंकि जो बच्चा अभी अच्छी स्टेज पे है, शायद वो उतनी मेहनत ना करे जितनी अब आप कर सकते। अगर आपके मार्क्स कम है और ट्रूली यू वांट सिलेक्शन होना, मम्मी पापा शादी करा देंगे बेटा अगर नहीं हुआ तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ट्रूली करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये सक्सेस मिले, जो 13 साल की, किसी के 14, किसी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, किसी का तीसरा ड्रॉप है, किसी का क्या है, और जो मर्जी मार्क्स है, डजंट मैटर, पर ये 20 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल सर। 200 कितने आवर्स थे सर? 240 आवर्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर ढंग से इसको ब्रेकअप करें, 240 में से 120 रेस्ट टाइम, आपने 12 आवर्स पर डे बोला है, नहीं 12 आवर्स मिला के ही 240 घंटे इफेक्टिव है सर। इफेक्टिव है सर, इफेक्टिव 240। नहीं अगर 240 आवर्स इफेक्टिव है, लेट्स काउंट इट एज 240 टॉपिक्स, राइट? बिल्कुल सर। 240 टॉपिक्स, लेट्स से 140 फॉर बायो, रेस्ट फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आप इनको टॉपिक्स भी मान ले, मतलब आपको 20 दिन में 240 टॉपिक्स करने, और मेरे ख्याल से अगर 240 इंपॉर्टेंट जो जिनका वर्थ है, जिसका प्रोडक्टिव है, या जो पेपर में मार्क्स लाते हैं, अगर खाली आप 240 टॉपिक्स कर लेते हैं अच्छे वाले और उस पे कमांड ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल से 240 में से 180 क्वेश्चंस में से 140 तो आ जाना चाहिए। आराम से कर सकता है, आराम से कर सकता है सर। इसी पे मैं फटाफट से वाइंड अप करने की कोशिश करता हूं। डे 19 पे हम क्या करेंगे? डे 19 इज द डे फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में हमने ऑलरेडी जो हमारी फॉर्मूला शीट बनाई है और हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स बनाए हैं, प्लस हमारी एरर नोटबुक बनाई है। इन 3 की इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है और इसको टाइम एंड अगेन रिवाइज करना है। कोशिश कीजिए बेटा, आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, सुबह से लेके आपके पास दोपहर तक का टाइम है, आप 3 बजे तक की पढ़ाई कीजिए और 3 बजे के बाद आप अपने आप को रिलैक्स स्टेज पे छोड़ दीजिए। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, थोड़ा मूवी देखना है तो मूवी भी देख सकते हैं। दोस्तों से बात दोस्तों से बात नहीं करनी, और स्पेशल उन दोस्तों से तो बात नहीं करनी जो सर ने बताए थे कि तूने ये किया कि नहीं किया।
This is very crucial to maintain your peace of mind at that time and to believe in yourself. ठीक है बच्चों, तो अब हम पहुंचते हैं फाइनल डे, द डे सिग्मा माइंडसेट पे। देखिए, आपको अगर जीवन में सिग्मा बनना है तो माइंडसेट होना पड़ेगा। अल्फा बीटा से बात नहीं बनेगी, सिग्मा कोई ही होता है, हर कोई नहीं हो पाता, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो कर ही सकते हैं। जैसे आशीष सर ने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जब तक रिजल्ट नहीं आया और जब तक वो एग्जाम का टाइम नहीं आया तो जीतने के आपके भी चांस हैं। क्यों आप अपने आप को किसी और से कम समझ रहे हैं? आपको अपने आप को कभी कम समझना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं कहता हूं, अगर आपकी लिमिटेड नॉलेज भी हो तो भी यू शुड फील द मोस्ट कॉन्फिडेंट गाय इन द रूम। ठीक है, क्योंकि उससे आप अपना आउटपुट दे पाएंगे जो आपने किया है। सिग्मा माइंडसेट से एक और चीज बताता हूं कि जो पेपर जो आपको देना है ना, उसमें सिग्मा बन के ही पेपर देना है। सिग्मा बन के मतलब जैसे इस बार हुआ था, शायद पहला क्वेश्चन बच्चों ने फिजिक्स का किया, नहीं हुआ। दूसरा किया, नहीं हुआ। तीसरा किया, नहीं हुआ। नहीं हुआ। पांचवा भी नहीं हुआ। तो बच्चों को लगा कि ये मैं तो गया, मेरा सिलेक्शन तो गया। पर अगर बच्चे तुम्हारा अगर 20 दिन ऐसा पढ़ लिए और उसके बाद तुम्हारा अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो अगर तुम सिग्मा और तुम्हारा वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो शायद मेरे ख्याल से किसी का भी नहीं हो। सर राघव ने यही तो किया। राघव जिसकी ऑल इंडिया रैंक 87 रैंक आई है, उस बच्चे ने क्या किया, शुरू के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, फिजिक्स पहले उठाया जो नहीं हो रहे थे, पर उसका यही मानना था कि अगर ये क्वेश्चन मेरे नहीं हो रहे तो किसी के भी नहीं हो रहे होंगे। आई शुड गेट गोइंग। ठीक है, चाहे कितना टफ हो जाए, आपको जज नहीं करना है, आपको वहां पे नंबर बटोरने हैं। एक नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, डिमोटिवेशन की कोई जगह ही नहीं आपके लिए। मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन करने आने चाहिए के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। एग्जैक्टली नो, आपको सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन पता होना चाहिए। भाई नहीं हो रहा, 30 सेकंड में नहीं हुआ, जाने दो भाई, 1 मिनट का तो पूरा टाइम है ना, लेट इट बी। अटकना भी नहीं है। अच्छा, गलत हो क्वेश्चन, डिमोटिवेट नहीं होना, अच्छा हो रहा है तो एक्साइटेड भी नहीं होना। एक नॉर्मल पेस मेंटेन रखिए, क्वेश्चंस के टाइम लिमिट सेट रखिए। फिजिक्स के लिए थोड़ा हायर टाइम रख सकते हो क्वेश्चन, केमिस्ट्री के लिए थोड़ा कम, बायो के लिए और भी कम। आप उसी माइंडसेट से चलिएगा। सीक्वेंस में आएगा, सबसे पहले आप बायो अटेम्प्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। राइट, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जैसे फिजिक्स हार्ड आ गई या केमिस्ट्री हार्ड आ गई तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और बायो जैसे आसान सब्जेक्ट जो आपको आ रहे होते हैं सर, वो भी शायद बच्चा गलत कर बैठता है। बिल्कुल करता है। पहले आप कीजिए बायो, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर, मतलब जैसा आपकी स्ट्रेंथ है, इधर आपकी फिजिक्स स्ट्रेंथ हो सकती है, हालांकि मुश्किल है उस चीज को, या आपकी केमिस्ट्री स्ट्रेंथ हो सकती है, उसके हिसाब से अटेम्प्ट कीजिए। पर केमिस्ट्री में सिली मिस्टेक्स नहीं कीजिएगा, और बायो में फिजिक्स में क्वेश्चंस का सिलेक्शन जरूरी है। सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन नहीं होगा, आप उसको रेस्ट के लिए छोड़ सकते हैं। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तीनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको डिफिकल्ट से प्रॉब्लम है बच्चों, आपका टारगेट होना चाहिए इजी और मॉडरेट। डिफिकल्ट को आप एंड के लिए छोड़ते जाइए, जितना टाइम बचेगा हो गए तो हो गए, अदरवाइज वो तो सबके ही गलत होने। अगर कोई बहुत डिफिकल्ट है वो गलत होने, तो मोरल तोड़े बिना बस चलते जाना है, चलते जाना है। दैट्स इट। सर अगर पेपर की बात करें, की पॉइंट्स बात, पहला पॉइंट्स हो गया पेपर में आपका एक्यूरेसी। राइट, कि आपको क्वेश्चन, अरे एक्यूरेसी के लिए ये नहीं कि आप 3 बार कैलकुलेट कर रहे हो सेम चीज। बिल्कुल। आपको पहली बार ही बस ध्यान से कंसंट्रेटेड पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा सर, एक्यूरेसी। दूसरा हो गया फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच टू अटेम्प्ट और व्हिच टू लीव फॉर नाउ। राइट। तीसरा मेरे ख्याल से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो टाइम मैनेजमेंट। अब जैसे आप जानते हैं, एक बच्चा होता था हमारे पास, वो बहुत बेहतरीन था, हमें लगता था वो टॉप 10 में आएगा, लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से वो टॉप 10 में नहीं आ पाया, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आखिरी में सर कितने क्वेश्चंस रह गए थे उसके? 16 क्वेश्चंस की ओमार तक फिल नहीं कर पाया। तो आई वुड सजेस्ट आप जिस भी सीक्वेंस में करें, विद एक्यूरेसी करो, विद पेस के साथ करो, सिलेक्टेड क्वेश्चंस करो, और जब आपका एक फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाए पेपर का, उसके बाद मेरे ख्याल से आप ओमार फिल कर लो। ओएमआर फिल कर सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा कि बच्चों, आप अभी तक इन 20 दिन में जिस तरह से करते आएंगे सर, उसी तरीके से। पर नहीं, उस बच्चे ने गलती क्या करी सर, पेपर आ गया बाय चांस लेंथ थी, मॉक टेस्ट से लेंथ थी, और उस चीज की तो प्रैक्टिस उसको थी नहीं। सेम अगर फिजिक्स इस बार और भी टफर आ गया, केमिस्ट्री टफ आ गई, तो फिर बच्चे बायोलॉजी भी आ गई। हालांकि दिस इज कंपैरेटिवली बेटर कि अगर वो सब्जेक्ट वाइज कर ले, जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो, उसकी ओएमआर बेसिक को फिल करी। लेट्स डिवाइड इट। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। राघव की हमने बात की, राघव ने क्या किया था, उसने सबसे पहले बायोलॉजी किया, केमिस्ट्री किया, उसके बाद उसने आराम से बैठकर 10 मिनट लगाकर अपनी ओएमआर शायद फर्स्ट रिवीजन भी ले लिया उसने। मतलब उसका एक्यूरेसी इतना अच्छा था कि उसने 1 आवर 25-30 मिनट्स में बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मतलब 1.5 घंटा सिर्फ उसने फिजिक्स करा और उसको ओमार भी दिया। तो लेट्स
मतलब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहला आप क्या कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री करो, ओएमआर फिल करो, फिर फिजिक्स और ओएमआर साथ साथ करते हैं। राइट। दूसरा कर सकते हो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा पेपर करो और फिर ओएमआर फिल करो, फिर सेकंड अटेम्प्ट दो। और थर्ड जो एक मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा बच्चा करता है, पूरा पेपर करता है, रिवीजन करता है और लास्ट के 20 या 25 मिनट्स ओएमआर के लिए सेव रखता है। बस उसमें एक चीज कहूंगा, बाई चांस आपका 2 आवर्स 35 मिनट्स हो गए, स्टिल आपका आधी केमिस्ट्री रहती है या आधी बायोलॉजी रहती है करने के लिए, आधी फिजिक्स रहती है जो आपने अटेम्प्ट नहीं करी है। तो उस टाइम पे आप उसको करने की कोशिश ना करें, पहले ओएमआर फिल कर ले और आखिरी में 5-7 मिनट जो भी बचती हैं उसमें आप क्वेश्चन ट्राई करें। मतलब ओएमआर फिलिंग इज, चाहे कुछ भी हो जाए, 2:40 पे ओएमआर भरनी शुरू कर देनी चाहिए। सही बात है सर, बिल्कुल सर, डन। वरना में आप जो ओएमआर भरते हैं ना सर बच्चे, उसमें क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन मिस हुआ, एक नीचे गया, क्योंकि ऐसा भी एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। उंगली रख के करना चाहिए एक तरीके से, या कोई भी एक तरीका, वरना सिग्मा से गामा बनते टाइम समय नहीं लगेगा बिल्कुल बेटा। बिल्कुल, डेल्टा भी हो सकते हो। राइट। तो ऐसे सर आप कुछ फाइनली कुछ कहना Conclude चाहेंगे, करना है। कंक्लूड करना चाहेंगे कुछ? आई थिंक सर आप सबने अपनी विजडम को यूज करके बहुत अच्छे से सब चीजें डिटेल्स में कवर किए बच्चों के लिए।